लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ एसबीआईएल। और आज के लेक्चर में हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे विच इज स्टार्टअप। तो आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है, मैं आपको छोड़ दूंगी 1:30 के पहले पहले छोड़ दूंगी मैं आपको। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है आज का। स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन का बेसिक्स बेसिकली मैं आपको बताऊंगी जो कि आपका एसबीआईएल का लेसन नंबर 4। तो सभी कोई जल्दी से लेसन नंबर 4 में आ जाएंगे, सभी कोई जल्दी से लेसन नंबर 4 में आ जाएंगे। यस, स्टार्टअप। स्टार्टअप, अब ये स्टार्टअप होता क्या, आप लोगों को कुछ समझ में आता है कि आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? एनीथिंग आप लोगों के अकॉर्डिंग व्हाट इज स्टार्टअप? कुछ भी, एनीथिंग, व्हाट इज स्टार्टअप? यस, एनी आइडिया? इनोवेशन। व्हाट एल्स? यस, स्टार्टिंग बिजनेस, न्यू आइडियाज, न्यू आइडियाज। ओके, व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप से आप क्या समझते हैं? एनी अदर आइडिया? व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप? क्या समझ में आता है आपको स्टार्टअप से? यस आकाश, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टार्टअप? Initial setup, the starting stage where the business is formed. Okay, let's see. Various exemptions given by the government for 10 years. Various exemptions given by the government for 10 years. Okay, okay, let us discuss now. देखो स्टार्टअप क्या होता है ना, तो आप कोई नया बिजनेस चालू करते हो विद सम इनोवेशन। तो आप कोई इनोवेशन लेके आते हो। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ नया कर रहे हो आप, यू आर डूइंग समथिंग न्यू। आप कोई नया बिजनेस लेके आ रहे हो, दैट इज नोन एज इनोवेशन। और आप इनोवेशन लेके आते हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बना दिया उसको स्टार्टअप बोल देंगे, नहीं। आप इनोवेशन लेके आ रहे हो और आप लोगों की समस्या सॉल्व कर रहे हो, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दैट इज स्टार्टअप। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपना नया इनोवेशन ला करके। यस, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसी स्टार्टअप का नाम हमारे देश की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? क्या आप बता सकते हैं? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, क्या आप स्टार्टअप्स के नाम बता सकते हैं हमारे देश कोई ना कोई समस्या प्रॉब्लम सॉल्व? हमारे देश के स्टार्टअप्स नाम बता सकते हैं आप? यस, फेमस स्टार्टअप्स है जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर, जो स्टार्टअप्स है चल गए, जो वर्क कर गए, यूनिकॉर्न बन गए। यस, सारे शार्क टैंक के कंपनीज के ही नाम ले लो। यस, शार्क्स के ही कंपनीज के नाम ले लो, स्टार्टअप्स। जल्दी से मेरे को सबको ही। डिजिटल इंडिया मैम, डिजिटल इंडिया अलग हो गया, डिजिटल इंडिया अलग हो गया। स्टार्टअप मतलब आप जब कोई नया इनोवेशन लेके आते हो, कोई नई इनोवेशन, कोई नया बिजनेस आपने चालू किया है टू सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, दैट इज नोन एज स्टार्टअप। यस निश हियर, वेरी गुड दिव्या। यस ब्लू स्मार्ट, वो अब शार्क टैंक के जो कंटेस्टेंट है ना उनका एग्जांपल दे रही है सबका। यस, जो शार्क टैंक में पिक्चर्स आए थे, पॉकेट एफएम। यस, पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट। लेंसकार्ट क्या है? स्टार्टअप। अभी नहीं है क्योंकि लेंसकार्ट आए बहुत टाइम हो गया, 2010 हो गया। नॉर्मली जब आप कोई नई कंपनी लाते हैं ना तो साल के लिए आपको स्टार्टअप का टैग दिया जाता है। जेप्टो, वेरी नाइस, जेप्टो तो अभी अभी आया है 2015 में, आई गेस 2014-15 में आया है। शादी.com, शादी.com थोड़ा पुराना है, थोड़ा टाइम पहले वो स्टार्टअप था, आज के डेट पे नहीं है। बट शादी.com इज ऑल्सो स्टार्टअप। इंडिया में जब शादी.com आया तब ऑनलाइन शादी करने का क्या क्या फैसिलिटी था? नहीं था। लोग अरेंज मैरिज नहीं कर पा रहे थे, सबके पास तो लव नहीं होता है ना जिंदगी में, मेरी तरह लोनर होते हैं। वैलेंटाइंस वीक चालू हो गया, पढ़ा रहे हैं, बताओ।
है, सबके पास तो लव नहीं होता है ना जिंदगी में। क्या आप लोग भी मेरी तरह लोनर है, या आप लोग में से कोई कमिटेड है? बता देना, हम आपके लिए छुट्टी दे देंगे वैलेंटाइंस वीक पे। ठीक है। ओके। तो बात ऐसी है कि देखो, बात ऐसी है मैडम, बात कैसी है मैडम, बात ऐसी है कि शादी.com जब आया था, तब आपके पास अरेंज मैरिज करने का ऑनलाइन क्या फैसिलिटी था? बम्बर टिंडर और बम्बल में आपको शादी के लायक लोग नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो आप नॉर्मल ब्रोकर्स के पास जाते हो शादी करवाने के लिए, लेकिन ऑनलाइन ऐसा क्या था कि आप ऑनलाइन अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ पाओ शादी के लिए? तो ये लोगों की एक प्रॉब्लम थी कि हम अपने लिए लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम अपने लिए अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आया शादी.com। वो क्या एक प्रॉब्लम सॉल्व कर किया लोगों की। हाँ, कुछ हमने नया किया जिससे हमने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। ये सब जब आए बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, यस, डंजो, जेप्टो, ये सब जो है भाई 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी। आप कभी जिंदगी में सोच सकते थे पहले, जब आप इतने छोटू से थे, इतने पैदा हुए थे? ये सारे स्टार्टअप्स 2010 2005 के आसपास आए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आपके पैदा होने के बाद आए हैं ये सारे। तो बात को ऐसा समझो, आप सोच सकते थे ऐसा 10 मिनट में हम आज से आंख बंद करेंगे ग्रोसरी डिलीवर हो जाएगी? तो ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ये क्या है? स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कुछ हम नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव हम करते हैं, विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। ओला, उबर, भाई साहब, ओला उबर अप्रॉक्स आई गेस 2010 में आया था क्या? ओला कब आया था? 2010 के आसपास आया था शायद। उबर कब आया था? उसी के आसपास कुछ तो भी। ओला उबर आपके पैदा होने के बाद ही आया है। एक बात बताओ, पहले जब आप छोटू से थे, जब आप पैदा हुए थे, तब तो ओला उबर नहीं था, नहीं था ना? तब आपको लोकल टैक्सीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि आप चलो ठीक है, वैसे तो आपके पास अदर सुविधा भी अवेलेबल है, लाइक लोकल टैक्सी, लोकल बस, लोकल ऑटो। लेकिन हर जगह पे ऑटो नहीं मिलती है, हर जगह पे लोकल टैक्सी नहीं मिलती है, हर जगह पे आपको बस नहीं मिलेगी। अगर आपका घर एकदम बस स्टैंड के एकदम अंदर है, वहां पर कोई ऑटो, कोई ओला, कोई ऑटो, कोई बस नहीं मिलती है, तो क्या करोगे? पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। आप मान के चलो अनजान शहर में गए हो। अब मैं जाती हूँ बैंगलोर पढ़ाने के लिए, तो मैं बैंगलोर गई हूँ। अब बैंगलोर में मेरे को मान के चलो मेरा घर एकदम कहीं पर अंदर पे है। वहां वैसे तो बड़ी सिटीज में मेट्रो वगैरह की फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन मेट्रो बहुत दूर है। मेट्रो स्टेशन मान के चलो, हमारे एरिया पे मेट्रो लाइन है ही नहीं, मेट्रो स्टेशन है ही नहीं, बस वहां है ही नहीं, ऑटो वहां आती नहीं है। प्रॉब्लम जाएगी। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है कि हमें जिस स्पॉट पे हम हैं उसी स्पॉट पे हमें गाड़ी चाहिए। तो ओला उबर आया। ओला उबर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि लोकेशन डालो, जहां बोलोगे वहां गाड़ी आ जाएगी, जहां बोलोगे वहां गाड़ी छोड़ देगी आप, इंस्टेंट। तो ये क्या हुआ? ये इनोवेशन लाया हमने। इनोवेशन लाके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। आपको स्टार्टअप तब बोला जाएगा जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। यू शुड बी सॉल्विंग सम और अदर प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, तो आपको स्टार्टअप बोला जाएगा, तो आपको बोला जाएगा कि हाँ आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो ओला उबर क्या किया? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व किया भाई, कि जहां गाड़ी बुलाओगे, जहां कार बुलाओगे वहां कार आ जाएगी, रेंटल पे चाहिए रेंटल पे मिल जाएगी। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। बुक माई शो, ऑनलाइन आप कोई भी इवेंट बुक करो, कोई भी आप ऑनलाइन कोई भी इवेंट बुक कर लो, कोई भी आप ये बुक कर लो। मीशो, वेरी नाइस आकाश, मीशो बहुत अच्छा स्टार्टअप है। मीशो में आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई? प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हुई कि नॉर्मली क्या होता है ना, पहले कपड़ा मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है, फिर वो रिटेलर को भेजता है, फिर वो वहां से कस्टमर को जाता है, तो सबका कमीशन जुड़ जाता है, तो कस्टमर को बहुत महंगा पड़ता है, कस्टमर को बहुत महंगा पड़ता है। बट मीशो ने क्या बोला? डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरर से सेल करेंगे तो आपको चीपर प्राइस में क्लोथ्स मिलेगा, चीपर प्राइस में। तो ये मीशो क्या है? स्टार्टअप है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि हम आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़े लाके देंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, और आपको चीपर प्राइस पे कपड़े मिल। तो ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है लोगों की, एंड कुछ नया किया इन्होंने, इनोवेशन, एंड दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, दैट इज नोन एज स्टार्टअप। स्टार्टअप, यस। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जब आया था उससे पहले ना इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड ही नहीं था। फ्लिपकार्ट ने इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड लाया है। फ्लिपकार्ट जब आया था उसके पहले लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते थे इंडिया में। इंडिया में
बीटेक पानीपुरी, यस। मैं आपको बता रही हूँ फ्लिपकार्ट का, जब फ्लिपकार्ट इंडिया में आया था उससे पहले लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते थे, ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते ही नहीं थे, बहुत बहुत रेयर, इंडिया में ट्रेंड ही नहीं था ऑनलाइन शॉपिंग करने का। इवन इफ यू विल सी योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स लोगों को देखोगे आपके पैदा होने से पहले जब आप छोटे थे, कितना ऑनलाइन शॉपिंग करते थे? नहीं करते थे ना, ऑफलाइन शॉपिंग ज्यादा करते थे। उस टाइम पे कहाँ ऑनलाइन शॉपिंग होती थी? इंडिया में ट्रेंड ही नहीं था, लोग ऑफलाइन जाके खरीदते थे, भले महंगे में मिले, भले एक्सपेंसिव मिले। तो फ्लिपकार्ट ने एक प्रॉब्लम देखा, भाई आपको अपने कन्वीनियंस पे घर बैठे जो चाहिए ऑर्डर करो, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो लाया ना वो फ्लिपकार्ट ने लाया है, यस, फ्लिपकार्ट ने लाया है। तो फ्लिपकार्ट जब आया था तो वो इनोवेशन था, हमारी स्टार्टअप, बहुत अच्छा स्टार्टअप था हमारा इंडिया का। तो फ्लिपकार्ट जो है वो उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इंडिया में देखा कि सब ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, किसी को घर बैठे अपने कन्वीनियंस से अपने घर बैठे एड्रेस पे अगर डिलीवरी चाहिए तो प्रॉब्लमेटिक था, तो फ्लिपकार्ट ने वो ट्रेंड लाया, यस। वो आपका स्टार्टअप हो गया जो लोगों की प्रॉब्लम को देखा, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सेम विद आपका जोमेटो एंड स्विगी। आज मैं जोमेटो और स्विगी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती हूँ, जब भी मैं बैंगलोर जाती हूँ। हर एक महीना 2 महीने में 1 महीना मेरे को बैंगलोर रहना पड़ता है। Jan I was in Bangalore, Feb I am at home, March again I have to be in Bangalore। तो मुझे हर एक महीना बैंगलोर में रहना पड़ता है, मुझे वहाँ खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो भाई मैं तो जोमेटो और स्विगी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती हूँ, अगर जोमेटो स्विगी नहीं होता तो मेरा क्या होता, ठीक है। तो वहाँ जोमेटो स्विगी लोगों की प्रॉब्लम देखा कि भाई अगर आपके पास खाना अवेलेबल नहीं है, जहां से ऑर्डर करोगे घर पे आ जाएगा, रात के 12 बजे ऑर्डर करोगे, रात के 3 बजे ऑर्डर करोगे, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, वो रेस्टोरेंट ओपन रहेगा। तो दैट इज व्हाट सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। जब बोलोगे जहां बोलोगे खाना आ जाएगा, जोन सा खाना बोलोगे वो खाना आ जाएगा। तो दैट इज इनोवेशन, ऑफ कोर्स दैट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। आप देखोगे शार्क टैंक में एक लड़की आई थी सीजन 1 में, शायद सीजन 1 या सीजन 2 में, सीजन 1 में एक लड़की आई थी शार्क टैंक में। वो ना एक ऐप बनाई थी, एक एप्लीकेशन कि जो लोग अपने कॉलेज में बहुत बुली होते हैं, कई बच्चे होते हैं ना विक्टिम बुली के, कि उनको बहुत छेड़ देते हैं बदमाश बच्चे लोग, कुछ बच्चे बहुत सीधे होते हैं, बच्चे बहुत सीधे होते हैं, ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, तो उनको ना जो बदमाश बच्चे लोग होते हैं वो बुली कर देते हैं, परेशान करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो बहुत बुली होते हैं, उस विक्टिम के लिए, जो बच्चे बुलिंग के विक्टिम होते हैं ना, उनके लिए उस लड़की ने एक ऐप बनाया था। इस ऐप में आपको इस ऐप में आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, आप इसमें अपना कंसर्न रेस कर सकते हो, अपने बता सकते हो, अपने जैसे लोगों को दोस्त बना सकते हो, ऐसा ऐसा। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्योंकि एक्चुअल में दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो यस, दैट कैन बी स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब जब आप कोई नया इनोवेशन लेके आते हो, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, वो आपका स्टार्टअप हो गया। जैसे अभी मैं सीजन 3 का पहला एपिसोड देखा था मैंने, अभी अभी जो सीजन 3 लॉन्च हुआ है, और आज आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि अपन ने स्टार्टअप चालू किया है, मैं शार्क टैंक के बहुत सारे रेफरेंस लूंगी, तो कम से कम 2-3 एपिसोड्स आपको देख के आने हैं शार्क टैंक के। मैं लिंक भेज दूंगी कौन कौन सा देखना है, 2-3 एपिसोड्स कम से कम आप लोगों को शार्क टैंक के देख के आने, ताकि कुछ आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। स्टार्टअप देख रहे हो तो शार्क टैंक देखना ही पड़ेगा आप लोगों को, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। शार्क टैंक शो का नाम है आकाश, जिसमें इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप कंपनीज आती हैं फंडिंग के लिए, और उनको वीसी से, उनको एंजल्स इन्वेस्टर्स से, शार्क से इन्वेस्टमेंट्स मिलती है, फंडिंग मिलती है। आप जरूर से देखना, यूट्यूब करना, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, वैसे आपको हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूर से देखिएगा। और मैं बात बता रही थी, क्या बात बता रही थी कि हाँ, मैं आपको एक बात बता रही थी, शार्क टैंक में सीजन 1 में ना एक 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 पिक्चर आया था, और वो एक डिवाइस, एक प्रोडक्ट उसने बनाया था। वो क्या प्रोडक्ट लेके आया था? इट वाज अ प्लास्टिक ऑफ अ सिपिंग डिवाइस था वो, कि आप जब भी कोई पब्लिक ग्लास में पीते हो तो वो झूठा हो जाता है, और तो अगर आप कहीं भी कोई ग्लास में पी रहे हो, आपको उस ग्लास को झूठा नहीं करना है, तो वो एक प्लास्टिक का सिपिंग डिवाइस था, उसको लगाओ ग्लास में और उससे आप पी लोगे तो वो झूठा नहीं होगा। तो ये बहुत ही वाहियात प्रोडक्ट था। शार्क्स ने बोला भाई, लिटरली अश्नीर ग्रोवर ने बोला कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स है दुनिया में सॉल्व करने के लिए। हाँ, ये सीजन 1 का है, क्योंकि सीजन 1 में अश्नीर ग्रोवर था। अश्नीर ग्रोवर ने बोला भाई दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए, तुम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकले हो?
तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को वहां पर उसने आइडेंटिफाई किया था। यस, मैं आपको यूट्यूब में दिखाती हूँ इसको। सिपलाइन, हाँ सिपलाइन, इसको अपन देखते हैं। एड भी देखना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। हेलो तो शार्क। आप लोगों को मैं इसका लिंक भेज दूंगी, आप लोग सर्च करना सिपलाइन करके, आपको ये यूट्यूब में शार्क टैंक का मिल जाएगा। सिपलाइन करके सर्च करना। आवाज आवाज नहीं आ रही है, तो ये आप लोग देखना खुद से। मैं आपको बता रही हूँ क्या हुआ था। अश्नीर ग्रोवर ने ये बोला था, भाई स्टार्टअप आप क्यों करते हो? कोई ना कोई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप स्टार्टअप क्यों करते हो? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अश्नीर ग्रोवर ने उसको बोला कि भाई तू ये क्या प्रोडक्ट बनाया है, ये लोगों के लिए यूजफुल नहीं है। झूठा नहीं करना होगा तो हम आ करके नहीं पिलेंगे ग्लास से, हम इसको क्यों लगाएंगे प्लास्टिक का? प्लास्टिक से तो पानी पीना भी नहीं चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अश्नीर ग्रोवर ने बोला कि भाई दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए, जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो और कोई इनोवेशन कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले हो जो प्रॉब्लम है भी नहीं? तो उसने बोला भाई तुम्हारा स्टार्टअप है ही नहीं, तो योर स्टार्टअप शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब देखो इंडिया में ना, आप देखोगे कि अनुपम मित्तल ने बोला था सीजन 1 में कि इंडिया, ये जो डेकेड है, ये जो डेकेड चल रहा है 2020 to 30 वाला, ये डेकेड इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का डेकेड है। कोविड के बाद से भर भर के एंटरप्रेन्योर्स उभर के आ रहे हैं, भर भर के लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, लोग कंपनीज बना रहे हैं, लोग इनोवेशन कर रहे हैं, और इंडिया में लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। आप देखो कि आपको आइडिया भी नहीं है, लोग कितना दिमाग लगा करके क्या नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्या नया नया इनोवेशन कर रहे हैं। शार्क टैंक देखोगे ना, आपको सच में लगेगा कि यार लोग ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं, लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आप बहुत बहुत इंफॉर्मेशनल और एजुकेटिव शो है, आपको जरूर से देखना चाहिए। डेली एक एपिसोड तो देखना ही शार्क टैंक का, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नॉट, बट जनरली आपके कोर्स से रिलेटेड है और आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, और आपके नॉलेज को बहुत एडअप करेगा। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक बिजनेस दिमाग आपका, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका माइंडसेट ना पूरा बिजनेस माइंडसेट बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बेसिकली ये जो डेकेड है, ये इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का डेकेड है। ज्यादा से ज्यादा लोग इंडियन स्टार्टअप कर रहे हैं इंडिया में। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि वी शुड नॉट बी जॉब सिकर, शुड बी जॉब प्रोवाइडर। कि इंडिया में ना सबकी मेंटालिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें जॉब करना है, हमें जॉब करना है। अगर सब जॉब मांगने लग जाएंगे तो जॉब देगा कौन? तो बिजनेस करेगा वही तो जॉब देगा ना। अगर सब कोई जॉब में ही घुस जाएंगे, सब एम्प्लॉयमेंट में घुस जाएंगे, तो जॉब देगा कौन? तो नरेंद्र मोदी ने बोला वी शुड नॉट बी जॉब सिकर, वी शुड बी जॉब प्रोवाइडर। हमें जॉब क्रिएट करनी है, हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग को स्टार्टअप करना होगा। और जैसा कि आपको पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में स्टार्टअप के लिए लॉ होना बहुत जरूरी है। और मैं ये बहुत दुखी होके कहती हूँ कि 2015 से पहले ना इंडिया में कोई स्टार्टअप की पॉलिसी, इंडिया में स्टार्टअप के लिए कोई लॉ ही नहीं था। ऑल्दो मनमोहन सिंह ने जिक्र किया था स्टार्टअप का, लेकिन मनमोहन सिंह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे स्टार्टअप के लिए। वो करना चाह रहे थे मनमोहन सिंह स्टार्टअप के लिए इंडिया में लॉ पॉलिसी, बट वो कर नहीं पाए। और इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी, और डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब हम ग्रो कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल होता है, स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल होता है इंडिया को ग्रो करने में, इंडिया की जीडीपी ग्रो करने में, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने में। सो पहली बार स्टार्टअप इनिशिएटिव लाया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में, जब नरेंद्र मोदी अपनी सेकेंड स्पीच दे रहे थे रेड फोर्ट में इंडिपेंडेंस डे में। कब? 15 अगस्त 2015 को, यस एज फार एज आई कैन रिकॉल, शायद मैंने डेट सही बोली है।
2015 में ही शायद, हाँ 2015 में जब नरेंद्र मोदी अपनी सेकंड स्पीच दे रहे थे रेड फोर्ट में, तब उन्होंने पहली बार यस आकाश सही डेट बताई मैंने, तब नरेंद्र मोदी ने पहली बार स्टार्टअप इंडिया का जिक्र किया था और उन्होंने स्टार्टअप इनिशिएटिव के लिए बात छेड़ी थी कि हम इंडिया में स्टार्टअप इनिशिएटिव लेके आएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करेंगे कि करो, स्टार्ट करो बिजनेस, हम प्रमोट करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, हम प्रमोट करेंगे, हम आपको बेनिफिट देंगे, हम आपको बेनिफिट देंगे, हम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे, टैक्स बेनिफिट देंगे, 3 साल तक टैक्स मत दो, कोई टैक्स मत दो। सोचो ना कितनी बड़ी बात है, 3 साल तक टैक्स मत दो। वैसे तो स्टार्टअप्स होते हैं वो लॉसेस में ही होते हैं तो बट स्टिल एक बैक ऑफ द माइंड में वो है ना कि हाँ 3 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है ना आपको अच्छा 15 अगस्त यानी 8 हो जाएगा, सॉरी अगस्त को मैंने 5 लिख दिया, 15 अगस्त यानी 8, 15 अगस्त यस लोन्स आपको इजीली मिलेंगे, फंडिंग आपको इजीली मिलेगी, यस आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन इजीली मिलेगा, हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, आप करो स्टार्टअप, हम आपको बेनिफिट देंगे। गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट ने 2015 में 15 अगस्त 2015 को पहली बार स्टार्टअप इनिशिएटिव लाया और उसके बाद भारत में पहली बार स्टार्टअप पॉलिसी आई। तो ये जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लाई है, उससे पहले इंडिया में स्टार्टअप पॉलिसी थी ही नहीं। बहुत दुख के साथ मैं आपको कह रही हूँ, जबकि अदर कंट्रीज में तो बहुत पहले से स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है और इवन शार्क टैंक जो शो है वो बाकी सारी कंट्रीज में तो कितने पहले से चल रहा है, इंडिया में अभी अभी आया है लास्ट ईयर। आर वी क्लियर विद दिस? तो फिर स्टार्टअप पॉलिसी आई और स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर एक अथॉरिटी बनी। अब देखो कोई भी हम जब नया लॉ लाते हैं ना तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी एक बनाते हैं ना, प्रॉपर बॉडी बनाते हैं टू डील विद दैट पर्टिकुलर लॉ। तो स्टार्टअप से डील करने के लिए, स्टार्टअप्स को रजिस्टर करने के लिए, स्टार्टअप्स को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक बॉडी बनाई जिसका नाम है DPIIT, जिसका नाम है DPIIT, जिसको अपन बोलते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पहले इसका नाम अलग था, इसका नाम था DIPP और अब इसका नाम चेंज होकर DPIIT हो गया। और उसके बाद ना स्टार्टअप के लिए ना, उसके बाद स्टार्टअप के लिए अलग से वेबसाइट भी बनाई गई हमारी गवर्नमेंट की जिसका नाम है startupindia.gov.in। आज आपका होमवर्क है, ये वेबसाइट आपको सर्व करके आना है। ये देखो ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए, स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स को रजिस्टर करने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए हमारी गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है ना, गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर आल्सो ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। अगर आपको कुछ भी पढ़ना होता है, कुछ भी देखना होता है तो प्रेफर गवर्नमेंट वेबसाइट्स, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट्स में डेटा सही होता है। तो ये आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट startupindia.gov.in। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ कितने स्टार्टअप्स हैं भाई साहब, आप मानोगे नहीं। देखो मैं तो ये तो पिछले 3 बैच का मेरे को याद है, पिछले 3 बैच से 2021 वाली बैच 2021 में अगर आप देखोगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये देखो 2021 से मैं बता रही हूँ, मेरे को याद है 2021 में ना अप्रॉक्स कुछ 40,000 स्टार्टअप्स थे रजिस्टर्ड जो DPIIT के अंदर रजिस्टर्ड थे। और 2021 में 2022 में कुछ 60,000 कुछ तो भी स्टार्टअप्स थे। 2020 में और 2022 में 80,000 कुछ स्टार्टअप्स थे, समथिंग लाइक दैट। और आज क्या है 2024, कितने स्टार्टअप्स हो चुके हैं 1,20,000। आप जानते भी नहीं हो इतने स्टार्टअप्स को। आप शार्क टैंक में देखोगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज के बारे में वहां से पता चलेगा। यस एक शार्क टैंक में एक बंदा आया था, वो बोलता है कि हमने क्या बनाया है, हमने फ्लावर, एक लड़की आई थी शार्क टैंक में, वो ना फ्लावर्स वो इस तरह से पैक कर रही थी कि वो 1 हफ्ते तक फ्रेश रहते। नॉर्मली फ्लावर्स जो होते हैं वो वन डे में मुरझा जाते हैं, 1 डे। तो जो भी टेम्पल्स वगैरह जाते हैं वो 1 डे ही यूज कर पाते हैं उस फ्लावर्स को, फिर उनको फेंकना पड़ जाता है। तो एक लेडीज आई थी शार्क टैंक में जो फ्लावर्स को की लाइफ बढ़ा रही थी,
ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा केमिकल यूज कर रही थी वो, जिससे फ्लावर की लाइफ बढ़ जा रही थी और वो 1 हफ्ते तक उसको प्रिजर्व करके सेल कर पा रही थी, ताकि लोग जो टेम्पल्स वगैरह जाते हैं वो फूल चढ़ाने के लिए वो फूल यूज कर सकते हैं, वो फ्लावर यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टार्टअप था। क्या आपको इसके बारे में पता चलता? नहीं। शार्क टैंक में वो आई तो आपको इसके बारे में पता चला। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स है जिसके बारे में आपको शार्क टैंक के थ्रू पता चलेगा। आप जब गूगल करोगे, ऑनलाइन करोगे, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। जब आप कोई प्रोडक्ट अमेजन में सर्च करते हो, फ्लिपकार्ट में सर्च करते हो, तो एक ब्रांड नहीं आती है, 100 ब्रांड आती है। 100 ब्रांड आती है, आप 100 ब्रांड को जानते नहीं हो, सारी ब्रांड्स को नहीं जानते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप नहीं जानते हो, पर टोटल इंडिया में आप सोचो 1,20,415 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। 1,20,415 स्टार्टअप्स आर रजिस्टर्ड इन इंडिया एज ऑफ नाउ। ये आज का डेटा है, तो ये आपकी बुक में पुराना डेटा दिया हुआ है, तो आपकी बुक में अपडेट, वैसे तो ये एग्जाम में आएगा नहीं, ये आपके समझने के लिए है कि भाई स्टार्टअप्स, लोग सोचो कितना स्टार्टअप बना रहे हैं। 2022 तक सिर्फ 82,000 स्टार्टअप थे और अभी 1,20,000 स्टार्टअप्स हो गए हैं बाई 2024 तो अभी स्टार्ट हुआ है। आपके ऑलरेडी 1,20,800 स्टार्टअप्स हो गए हैं, विच इज अ बिग डील, विच इज अ बिग डील। अगर आप सोचोगे तो टू नाइस, बहुत अच्छी बात है। और ये कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी स्टार्टअप इंडिया लाए, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लाए, उसके बाद से, मतलब ओनली इन 10 years में ऑलरेडी 1,20,000 स्टार्टअप्स आर रजिस्टर्ड। आप ये सोचो, इंडिया में वी हैव सो टैलेंटेड पीपल, इतना दिमाग है इंडियंस के पास। इफ वी गो फॉर नेक्स्ट 10 years तो इंडिया की वही बदल सकती है, राइट? वी कैन नॉट इवन काउंट कितने स्टार्टअप्स होंगे अगले साल तक। 3 लाख, 4 लाख, अगले 10 साल में 50 लाख स्टार्टअप्स, 50 lakhs। कैन नेवर नो वेयर इंडिया कैन मूव थ्रू स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये वेबसाइट। अब देखो, अगर आपको गवर्नमेंट की बेनिफिट चाहिए ना स्टार्टअप की, तो आपको DPIIT के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। तो बेसिकली अगर आपने कोई नई कंपनी चालू की है, आपने कोई नया प्रोडक्ट चालू किया है, ठीक है, हाँ ऐप भी है, इनका ऐप भी है, तो मान के चलो आपने कोई नया इनिशिएटिव चालू किया है, ठीक है, तो आपको अगर बेनिफिट चाहिए, जैसे गवर्नमेंट बोलती है अगर आप स्टार्टअप हो ना तो हमारे पास रजिस्टर करवाओ, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाओ, हम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। तो यू विल बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप और यू विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप ओनली इफ यू रजिस्टर विद गवर्नमेंट। तो आपको किसके पास रजिस्टर कराना होता है? आपको DPIIT के पास रजिस्टर कराना होता है। यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद DPIIT। फिर DPIIT आपको रिकॉग्निशन देती है स्टार्टअप का कि आप स्टार्टअप है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? DPIIT गवर्नमेंट बॉडी है जो कि स्टार्टअप से करती है, जो स्टार्टअप्स को एडमिनिस्टर और मैनेज करती है। अब ऑब्वियसली हर कोई स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। अगर आप इनोवेशन कर रहे हैं, आप नए हैं और आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ही आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, राइट? तो वो हम लोग स्टार्टअप की डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर आप वेबसाइट में जाके देख भी सकते हैं आप एलिजिबल है कि नहीं स्टार्टअप के लिए रजिस्टर करने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये वाली चार्ट दिख रही है, ये वाली चार्ट बहुत अच्छी चार्ट है। ये आपके मटेरियल में भी दी हुई है, मैं आगे आऊंगी इस चार्ट पे। ये वाली जो चार्ट आपको दिख रही है ना, यहाँ पर आपको बोल रहा है बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। ये दिख रहा है बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप क्यों स्टार्टअप रजिस्टर करवाएं, व्हाई यू शुड गेट रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? गवर्नमेंट आपको ललचा रही है, गवर्नमेंट आपको बता रही है कि आप स्टार्टअप करो, आप स्टार्टअप रजिस्टर करो, हम आपको ये सारे बेनिफिट देंगे। क्या क्या बेनिफिट देंगे? सेल्फ सर्टिफिकेशन का, सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी कि नॉर्मली ना आप जब कंपनी बनाते हो, स्टार्टअप करते हो, तो आपको CACS से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, लेकिन हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, आप खुद ही अपना साइन कर सकते हो। सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब सेल्फ अटेस्ट, खुद ही साइन कर सकते हो, CACS या प्रोफेशनल के साइन की जरूरत नहीं है। यस, इजी पेटेंट एप्लीकेशन। आपको पता है जब आप कोई नया डिवाइस बनाते हो ना, तो आपको उसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ताकि कोई और आपके इनोवेशन को कॉपी नहीं कर ले। जैसे कि आप देखे होंगे शार्क टैंक में ना एक इनोवेशन आया था, एक आदमी आया था, पिक्चर, उसकी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया था, और वो प्रोडक्ट ना एक मशीन टाइप की थी, और उस मशीन से ना अपन फ्रूट्स में ऐसे बस टच करके ऐसे बता सकते हैं कि वो अंदर से खराब है कि सही है, अंदर से इज इट पैरिश्ड, इज इट स्पॉइल्ड, अंदर से सही है, इसमें कीड़े लगे हुए हैं, कि इट इज फ्रेश,
इट इज होलसम, इट इज ईटेबल, वो खाने लायक है कि नहीं अंदर से, इट इज रॉटन और नॉट, यस आई वाज नॉट गेटिंग द वर्ड, यस आप वो मशीन से उसको आप एप्पल में लगा दिए, तो उस मशीन को एप्पल में लगा के आप बता सकते हो कि वो अंदर से सही है कि नहीं। तो वो एक नया इनोवेशन है भाई, वो एक नया डिवाइस है। लोग आपको कॉपी नहीं कर ले करके आपको उस इनोवेशन को ना पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब आप कोई नया इनोवेशन करते हो ना तो आप उसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ताकि कोई और कॉपी ना करे। तो यहाँ पर हमने स्टार्टअप्स को बेनिफिट दी कि अगर आप एज अ स्टार्टअप रजिस्टर हो जाओगे ना हमारे साथ, तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे कि बाकी लोग को जितनी फीस लगती है ना पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आपको उसका सिर्फ 20% देना होगा, 20%, 80% विल गिव 80% विल गिव यू रीबेट, रीबेट मतलब डिस्काउंट, रीबेट मतलब डिस्काउंट, हम 80% फीस आपको डिस्काउंट दे देंगे, सिर्फ 20% फीस आपको देना होगा। इनकम टैक्स एग्जम्पशन 3 इयर्स तक नो टैक्स, नो टैक्स फॉर 3 इयर्स के बाद भी आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन 3 साल तक टैक्स एग्जम्पशन, कंप्लीट टैक्स हॉलीडे, इसको अपन बोलते हैं टैक्स हॉलीडे, कि 3 इयर्स तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इजी वाइंडिंग अप, नॉर्मल कंपनी को बंद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट स्टार्टअप को वाइंड अप करना बहुत इजी होता है। ये क्यों है पता है? क्योंकि आप बताओ कितने स्टार्टअप चलते हैं? क्या सारे स्टार्टअप चलते हैं? आप देखोगे तो है 1,20,000 स्टार्टअप्स, लेकिन उसमें से ना, उसमें से जो 1,20,000 स्टार्टअप्स है ना, में सिर्फ 2%, 2% यानी कि माय डियर, जो 1,20,000 स्टार्टअप है ना, उसमें से मात्र 2-3 हजार स्टार्टअप्स वर्क कर रहे होंगे, बाकी सब लॉसेस में होंगे, बंद होने की कगार में, कोशिश कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे। सारे स्टार्टअप्स नहीं चलते हैं। आप देख लो ना, आप कितने स्टार्टअप्स को जानते हो, गिने चुने जो चल गए, उनको स्टार्टअप्स जो फेमस हो गए, तो स्टार्टअप्स वर्क कर गए, उनको आप जानते हो, ओला उबर वर्क कर गए, चल गए। बट कितने सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हो, फेल हो गए, स्टार्टअप फेल हो गए, नहीं चला बिजनेस, नहीं चला वो बिजनेस। तो बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं चलता है तो बंद कर देते हैं। इसीलिए स्टार्टअप्स में हमने वाइंडिंग अप प्रोसेस भी इजी कर दिया कि आप कोशिश तो करो, अगर नहीं चलेगा तो हम आपके लिए बंद करने का प्रोसेस बहुत इजी कर दे रहे हैं। इजी वाइंडिंग अप, इजी वाइंडिंग अप। क्या आप देखोगे ना, हार्डली 2% स्टार्टअप वर्क करते हैं एक्चुअल में, जो यूनिकॉर्न तक पहुंचते हैं। यूनिकॉर्न मतलब भाई आप एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए हो। यूनिकॉर्न में बताऊंगी आगे है, यूनिकॉर्न पूरा प्रॉपर एक हेडिंग दी हुई है यूनिकॉर्न की, जैसे लेंसकार्ट की पीयूष बंसल यूनिकॉर्न है, यस फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न मैं आपको बताऊंगी, जब आप एकदम अपने स्वर्ग पे पहुंच जाते हो ना स्टार्टअप के, तो आप यूनिकॉर्न बन जाते हैं। यूनिकॉर्न, आई विल कम टू दैट। तो बट अगर आप यूनिकॉर्न नहीं बन पाए, आपका स्टार्टअप नहीं चला, सो वी आर प्रोवाइडिंग इजी पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। आपको अपना सामान बेचने में दिक्कत नहीं होगी, हम इजी पब्लिक प्रोक्योरमेंट आपके लिए बेनिफिट देते हैं। ये सबको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता रही थी कि गवर्नमेंट इतने सारे बेनिफिट्स देती है स्टार्टअप को, इतने सारे बेनिफिट्स देती है, बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं गवर्नमेंट ने, यस, फॉर प्रमोटिंग द स्टार्टअप, जैसे कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, अवार्ड्स भी देते हैं। सीड फंडिंग स्कीम बहुत अच्छा है, आगे जाके पढ़ेंगे सीड फंडिंग, यस। स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें ना हमने एक इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें ना जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग सब आकर के कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं, एक दूसरे से आइडिया शेयर कर सकते हैं। मतलब we basically make an marketplace for all the investors to connect with each other. So ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, प्रमोट द स्टार्टअप्स। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी बनाए हैं, आपको स्टार्टअप को इजीली फंडिंग मिल सकती है। स्टार्टअप्स को आप इजीली फंडिंग ले सकते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है टू गिव यू इजी फंडिंग। बहुत सारी फंडिंग स्कीम्स होती हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक होती है सीड फंडिंग स्कीम, ये भी पढ़ेंगे, यस। उसके बाद एक होता है आपका ये स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट, ये एक इकोसिस्टम होता है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स कनेक्ट हो सकते हैं। गवर्नमेंट का फंड ऑफ फंड्स होता है, वहां से भी आपको फंडिंग मिल सकती है, और बहुत सारा है, बहुत सारा है। ये देखो स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये ना एक बहुत सारे गवर्नमेंट इवेंट्स करती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में ना गवर्नमेंट बहुत सारे इवेंट्स करती है, जैसे अपन मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें सारे स्टार्टअप्स को बुलाती है, एंटरप्रेन्योर्स को बुलाती है, बोलती है डिस्कशन करेंगे, अवार्ड शोज होते हैं, तो उसको अपन स्टार्टअप इकोसिस्टम बोलते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द इंडियन एंड ग्लोबल स्टार्टअप कम्युनिटी, मेंटोरशिप्स, शोकेस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल,
यस आप यहाँ पे रजिस्टर करके नेटवर्किंग कर सकते हो, जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, इवेंट्स कर रही है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो स्टार्टअप के, बहुत सारी चीजें। तो ये पूरा वेबसाइट आप पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टार्टअप से रिलेटेड। अब ये सब मैंने क्यों बताया, फालतू की बात के लिए नहीं, जितना चीजें मैंने आपको बताया ना वेबसाइट से, वो सारी चीजें आपके मटेरियल में है। सारी चीजें जो जो चीजें मैंने आपको वेबसाइट से बताई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, वो सारी चीजें आपके मटेरियल में भी है। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, बस थोड़ी देर, बस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पैरा रीड कराऊंगी, उसके बाद हम लोग बाकी का कल करेंगे। आज बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ आपके आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में, स्टार्टअप वाले चैप्टर में, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, लेसन नंबर 4, यस पेज नंबर 75 में आ जाओ। लेसन नंबर 4, आईसीएसआई स्टडी मटेरियल, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कौन कौन सा लॉ आपको पढ़ना है। एक तो आपको स्टार्टअप पॉलिसी पढ़ना है हमारे गवर्नमेंट की, कंपनीज एक्ट का थोड़ा सा है, इनकम टैक्स एक्ट थोड़ा सा है, हम स्टार्टअप्स के इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, डीपीआईआईटी के नोटिफिकेशन है वो पढ़ने हैं। ये इंट्रोडक्शन पैरा बहुत बेसिक है, इसको बस एक बार रीड लेते हैं। व्हाट इज स्टार्टअप? अ स्टार्टअप इज एन एंटरप्रेन्योरल वेंचर। जब आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज स्टार्टअप, which is typically an emerging fast growing business that aims to solve an unmet need by developing viable business model around the innovation product services platform। आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रोइंग होना चाहिए, आपका बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए कि आप उसको जीरो से टॉप पे लेके जा पाओ, आपके बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए, और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अनमेट नीड, लोगों की सॉल्व कर रहे हो अनमेट नीड ऑफ पीपल। You are solving the problem of the people by making a viable business model and by developing a product, services or anything. A startup is usually designed to effectively develop and validate scalable business model। Scalable यानी कि आपका business scalable होना चाहिए, यानी कि it should be able to grow। ऐसा business नहीं होना चाहिए जिसमें growth opportunity, ऐसा business होना चाहिए जिसमें आगे बहुत growth opportunity है, जिसको आप, जैसे ओला जब आया तो बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी भाई, कि आप उसको जीरो से टॉप पे लेकर, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी आपका बिजनेस ऊपर ले जाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए। स्टार्टअप मस्ट हैव मे हैव हाई रेट्स ऑफ फेलियर। मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टार्टअप फेल भी बहुत होते हैं, सारे स्टार्टअप वर्क नहीं करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ 2% स्टार्टअप वर्क करते हैं, 98 स्टार्टअप फेल होते हैं, क्योंकि सबको स्टार्टअप चलाना नहीं आता है, सबको अच्छे से नहीं चला पाते हैं। 98% स्टार्टअप फेल होता है, 2% स्टार्टअप वर्क करते हैं। But the minority of successes includes companies that have become large and और जो कुछ स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है, फिर वो इन्फ्लुएंसर लार्ज सक्सेसफुल हो जाते हैं, सबको पता चल जाता है उसके बारे में। यस, स्टार्टअप कंपनीज कैन कम इन ऑल फॉर्म्स एंड साइजेस। सम ऑफ द क्रूशियल टास्क आर टू बिल्ड द को फाउंडिंग टीम टू सिक्योर, बकवास बात लिखी हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप एक अच्छी को फाउंडर्स की टीम बनाओ स्टार्टअप को चलाने के लिए। टिपिकली स्टार्टअप विल बिगिन by building a first minimum viable product। देखो स्टार्टअप स्टार्ट कैसे होता है, पहले आप फर्स्ट मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाते हो। व्हाट इज एमवीपी? मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। ये ना एक प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप और सैंपल टाइप होता है। सैंपल, ये ना एक प्रोटोटाइप और सैंपल टाइप होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान के चलो मेरे को एक इनोवेशन लाना है, मेरे को एक ऐसी कार बनानी है जो पानी में भी चले, मेरे को एक ऐसी कार बनानी है जो पानी में भी चले, तो मेरे को ये इनोवेशन लेके आना है। तो सबसे पहले ना मैं एक सैंपल कार बनाऊंगी, सैंपल अपना मशीन वगैरह बनाऊंगी, जिसमें मैं फर्स्ट सैंपल जो अपन बनाते हैं ना अपने प्रोडक्ट का, उसको अपन बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप या सैंपल बोलते हैं, आपने सुना होगा ये वर्ड पहले, प्रोटोटाइप सुना होगा आपने। इसको अपन मिनिमम वाइबल भी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब आपको कोई इनोवेशन करना होता है ना, तो आप उसका पहले सैंपल बनाते हो, प्रोटोटाइप बनाते हो, तो अपन मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनते हैं। आप कस्टमर्स का फीडबैक लेते हो और उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करके फिर आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना के अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हो। तो स्टार्टअप यूजुअली बिगिन बाय मेकिंग अ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, अ प्रोटोटाइप, जो प्रोटोटाइप की तरह होता है, टू वैलिडेट, एक्सेस एंड डेवलप न्यू आइडियाज, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। जब तक आप एक सैंपल नहीं बनाओगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। इन एडिशन स्टार्टअप फाउंडर्स टू रिसर्च टू डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद वो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग। बेसिक चीज है ये जो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी आर जस्ट हैविंग अ रीड ओवर इट। फाउंडर्स अग्रीमेंट आर often agreed early on to confirm the commitment, ownership, contribution of the founders and to deal with intellectual property and assets that may be generated। Shareholders agreement is entered into between founders and investors। यहाँ पर देखो फाउंडर्स अग्रीमेंट जो होता है ना,
वो को फाउंडर्स के बीच में होता है, आपस में उनका इक्विटी डिसाइड करने के लिए, आपस में उनका राइट्स ओनरशिप डिसाइड करने के लिए, उनका राइट्स ओवर एसेट डिसाइड करने के लिए, तेरी ओनरशिप कितनी है, तेरी ओनरशिप कितनी है। तो हमेशा ना झगड़े ना हो बाद में। जैसे मान के चलो 2 को फाउंडर्स हैं, मान के चलो दिव्या और कशिश, दोनों ने मिलकर के कुछ नया स्टार्टअप किया। अब अगर उन्होंने फाउंडर्स अग्रीमेंट नहीं करेंगे ना, तो बाद में जाके दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। दिव्या बोलेगी कंपनी का 80% मेरा है, कशिश बोलेगी नहीं कंपनी का 80% मेरा है, दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। इसीलिए फाउंडर्स अग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है, जिसमें जो को फाउंडर्स होते हैं, जो स्टार्टअप को साथ में स्टार्ट करते हैं, तो को फाउंडर्स होते हैं, वो लोग आपस में अपना राइट्स ड्यूटीज अपना ओनरशिप डिसाइड करते हैं। और जब फाउंडर्स लोग बना लेते हैं स्टार्टअप, उसके पैसों की जरूरत, लोग फंडिंग के लिए जाते हैं। तो वो लोग फंडिंग के लिए जाते हैं ना, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ वो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में एंटर करते हैं। जैसे कि शार्क टैंक। अब आपका होमवर्क है कि आज जाके आपको शार्क टैंक का एपिसोड देखना है कि शार्क टैंक आप जब आप अपनी कंपनी लेके शार्क टैंक में गए, ठीक है, फंडिंग लेने के लिए, तो यहाँ पर अब जब जो स्टार्टअप इनोवेटर्स लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं, वो लोग जब इन्वेस्टर्स लोग से, मान के चलो अनुपम मित्तल से फंडिंग ले रहे हैं, वो लोग जब इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेते हैं, तो उनके साथ वो अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, बदले में वो अपनी इक्विटी देते हैं। जब हम फंडिंग लेते हैं ना, बदले में हम अपनी क्या देते हैं, बदले में हम अपनी कंपनी की इक्विटी देते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट होता है कंपनी के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, इसे अपन शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बोलते हैं। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के फॉर्म में होता है। तो हम शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में एंटर करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि वो लोग इन्वेस्टमेंट करें और बदले में वो लोग कंपनी की क्या लेते हैं, इक्विटी लेते हैं। तो बेसिक बात है। उसके बाद बिजनेस मॉडल फॉर स्टार्टअप्स आर जनरली फाउंड वाया बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच। A company may cease the startup as it may passes various milestones such as becoming a publicly listed company or after becoming an IPO. देखो जब आप नॉर्मली ना, आप स्टार्टअप तभी होते हैं जब आप एक प्राइवेट कंपनी, जब आप एक पब्लिक कंपनी बन जाए या आप लिस्टेड हो जाए ना, उसके बाद यू आर नो मोर अ स्टार्टअप। व्हेन यू बिकम अ पब्लिक कंपनी, जैसे जोमैटो जब आया था तो वो स्टार्टअप था। बाद में क्या हुआ, जोमैटो लिस्ट हो गया, जोमैटो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गया, लिस्ट हो गया, तो अब वो स्टार्टअप नहीं रहा। जैसे ही वो लिस्ट हो गया कि अब उसको स्टार्टअप की जरूरत ही नहीं है ना, स्टार्टअप में हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, ये सोच के आप बेचा रहे हो, आप नए नवेले हो, आपको बेनिफिट की जरूरत है। बट व्हेन यू कन्वर्ट इनटू लिस्टेड कंपनी, देन यू आर नो मोर अ स्टार्टअप, और नो मोर अ स्टार्टअप। यहाँ पर आपको बोल दिया कि कंपनी सीज स्टार्टअप व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी और व्हेन इट इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। तो आईपीओ वगैरह लेकर के आती है, यस या फिर मर्जर अमालगमेशन कर लेती है स्टार्टअप। Companies may also fail and cease to operate altogether. An outcome that is very likely for startup, given that the developing this innovation which may not function as expected. ये बकवास बात लिखी हुई है कि अगर आपका स्टार्टअप नहीं चला, अगर आपका स्टार्टअप वैसा नहीं चला जैसा आप एक्सपेक्ट किए थे, तो हो सकता है आपका स्टार्टअप बंद भी हो जाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको, ठीक है। उसके बाद बट हाँ, ये वाला लाइन पढ़ लेना, कंपनी में सीज टू स्टार्टअप आफ्टर बिकमिंग अ लिस्टेड। ये वाला पॉइंट आप पढ़ सकते हो कि लिस्ट होने के बाद ना यू स्टार्टअप। उसके बाद given that startup operate in high risk, it may attract the new investors. It is hard to attract the investors to support them. देखो स्टार्टअप्स आप देखेंगे जो शार्क टैंक में शार्क्स सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये बिजनेस सही है तो ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो रिस्की बिजनेस है जिसमें उनको रिस्क लगता है उसमें वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्टार्टअप्स में बहुत रिस्की होते हैं, इसीलिए ना वो थोड़ा मुश्किल आता है उनके से पैसे निकालना या फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। और बेसिकली स्टार्टअप चलाने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत होती है। आप बिना फंडिंग के स्टार्टअप को ग्रो नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा पाओगे। यहाँ पर आपको बोल दिया कि स्टार्टअप में ना रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए इट इज हार्ड टू अट्रैक्ट, बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज एक्टिविटी exist with the startup initiative. अच्छा, यूनिवर्सिटीज, एडवाइजरी, मेंटोरिंग, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर, कोवर्किंग स्पेस एक्सेट्रा। आपको पता है गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविटीज कंडक्ट कराई है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। ये इसको छोड़ दो, ये सारे पॉइंट्स बाद में आएंगे। स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे जाके इसी चैप्टर में। स्टार्टअप एक्सेसरीज के बारे में पढ़ेंगे, यस सॉरी एक्सेलरेटर्स, कोवर्किंग स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे आप। बात आ जाओ, इन्वेस्टर्स फ्रॉम दिस रोल्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू सेवरल इवेंट्स, एक्टिविटीज, लोकेशन, इंटरैक्शंस।
स्टार्टअप इकोसिस्टम मैं आपको दिखाई ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट में स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा सा लिखा हुआ। स्टार्टअप इकोसिस्टम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ना बहुत सारे इवेंट्स वगैरह कराती है, एक्टिविटीज वगैरह कराती है स्टार्टअप्स को मिलवाने के लिए, इंटरैक्ट करवाने के लिए, नेटवर्किंग करवाने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए, राइट। तो इट बेसिकली कंपासेस ऑफ द नेटवर्क ऑफ इंटरैक्शंस अमंग ऑल द एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स के बीच में इंटरैक्शन होती है, नेटवर्किंग होती है, उसको अपन बोलते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम। इन एडिशन resources like skills, time, money are also essential element for startup startup के लिए skills, time भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना उसके नहीं कर पाओगे। अब देखो ये जो पूरा फर्स्ट पेज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप तो जो चीजें मैंने अंडरलाइन की है वो चीजें आप एक बार रीड कर सकते हो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार रीड कर सकते हो। तो जो चीजें अंडरलाइन हुई है उनको बस एक बार आप रीड कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। समझा मैंने दिया है स्टार्टअप के बारे में, बेसिक आपको बताया यहाँ पर इंट्रोडक्शन, स्टार्टअप क्या होता है। अब देखो स्टार्टअप लैंडस्केप इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी मैं आपको बता चुकी कि नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लाया था। तो यहाँ पर आप देखो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट में जब अपनी स्पीच दे रहे थे ना, इंडिपेंडेंस डे की सेकंड स्पीच, वहां पर फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का जिक्र किया था। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, yes, on 15th August 2015, aiming at fostering the entrepreneurship and promoting innovation by creating an ecosystem that is conducive to the growth of startup. उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का लॉन्च किया था, और ये बोला था कि ये हम इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन इंडिया, for the growth of startups in India. And Startup India is a flagship initiative of Government of India to build ecosystem for nurturing startup. वही चीज को दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्यों लाया, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लाया टू बिल्ड अ स्टार्टअप इकोसिस्टम, टू प्रमोट इनोवेशन, टू प्रमोट स्टार्टअप्स। बकवास बात दी हुई। उसके बाद द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर एम्ड एट एम्पावरिंग स्टार्टअप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही चीज बोली हुई है कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लाया स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए, एंड उस बेसिस पे 16 जनवरी 2016 को गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान नरेंद्र मोदी ने उसके अगले साल जनवरी में 16 जनवरी 2016 को एक एक्शन प्लान लॉन्च किया विच इज नोन एज स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। अब एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगी, बस 5 मिनट और। डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लें आप लोग इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप, स्टार मार्क कर लें इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप, डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। अब देखो ध्यान से पढ़ना, तीन कंडीशन दी हुई है, आप ये 3 कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही आप एज ए स्टार्टअप रजिस्टर हो सकते हो। पहली बात तो आपको स्टार्टअप गवर्नमेंट तब मानेगी जब आप DPIIT के साथ रजिस्टर होगे। ऐसा नहीं कि आपने इनोवेशन चालू कर दिया, कुछ इनोवेशन कर लिया, गवर्नमेंट के साथ खुद को रजिस्टर किया नहीं और अपने आप को स्टार्टअप बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना पड़ेगा, DPIIT के पास आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन DPIIT आपको तभी रजिस्टर करेगा एज ए स्टार्टअप अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि आप 10 साल मतलब 10 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके पैदा होने के बाद, आपका बिजनेस स्टार्ट होने के बाद मैक्सिमम आपको 10 इयर्स तक जो है स्टार्टअप का बेनिफिट दिया जा सकता है। 10 इयर्स के बाद आपको स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपका बिजनेस स्टार्ट होने के बाद मैक्सिमम 10 साल तक आपको नई नवेली स्टार्टअप बोला जा सकता है। अगर आप 10 साल से ज्यादा एग्जिस्टेंस में हो, अब आपको स्टार्टअप नहीं बोला जाएगा और आपको स्टार्टअप के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। दूसरा, आप स्टार्टअप बोल रहे हो यानी कि आप नई नवेली कंपनी हो, आपको सेल्स करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका सेल्स 100 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ सेल्स बहुत होता है भाई, 100 करोड़ सेल्स बहुत होता है। आप शार्क टैंक्स में जितने भी अभी एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे भाई, ये लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो भी जो न्यू कमर्स है, ये जो न्यू स्टार्टअप कंपनीज, ये लोग बोल रहे हैं 1 साल में कितना सेल्स कर ले रहा है, हम 12 करोड़ का, हम 14 करोड़ का सेल्स कर ले रहे हैं, ठीक है। 100 करोड़ का सेल साल भर में बहुत होता है, 100 करोड़ का टर्नओवर फॉर अ स्टार्टअप। तो आपको ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर कर ले रहे हो तो हम आपको स्टार्टअप का टैग नहीं देंगे, हम आपको स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं देंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही से 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर कर ले रहे हो तो आपको फिर स्टार्टअप के बेनिफिट की जरूरत ही नहीं है। तो आपको स्टार्टअप
का टैग तब मिलेगा ओनली इफ योर टर्नओवर यानी एनुअल सेल्स, ओनली इफ योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़। आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है तो आपको स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको स्टार्टअप तो नहीं किया जाएगा। तो टर्नओवर शुड बी लेस देन इक्वल टू 100 करोड़। और आप ये 3 फॉर्म में होने चाहिए, या तो आप प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में होने चाहिए, या तो आप एलएलपी के फॉर्म में होने चाहिए, या तो आप पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में होने चाहिए। मैम अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म है क्या तो भी हम एज अ स्टार्टअप रजिस्टर हो सकते हैं? द आंसर इज ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंपनीज ही एज अ स्टार्टअप रजिस्टर कर सकती है। अगर आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में भी कर रहे हो ना तो भी आप एज अ स्टार्टअप रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल संदीप, दिव्या, कशिश और आकाश, ये चारों पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं। कुछ नया आप लोग स्टार्टअप लेकर के आए हैं, नया आप लोग डिवाइस बनाए हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, और पैसे कमा। तो मान के चलो आप लोग नया स्टार्टअप लेकर के आए चारों, और आप लोग चारों ना पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर रहे हो, तो मैम क्या आप एज अ स्टार्टअप रजिस्टर हो सकते हो गवर्नमेंट की वेबसाइट में? जी हाँ। सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप कंपनी होना चाहिए, अगर आप एलएलपी के फॉर्म में भी हो तो भी आप एज अ स्टार्टअप रजिस्टर हो सकते हो, और अगर आप पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में हो तो भी आप एज अ स्टार्टअप रजिस्टर हो सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टअप की डेफिनेशन है जो कि एमसीए ने सॉरी नॉट एमसीए ने डीपीआईआईटी ने नोटिफिकेशन द्वारा इशू की है। डीपीआईआईटी ने नोटिफिकेशन के द्वारा इशू की है। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्या लिखा है? स्टार्टअप इज डिफाइंड बाय डीपीआईआईटी एस। स्टार्टअप क्या डिफाइंड है? हम एक एंटिटी को स्टार्टअप तभी कंसिडर करेंगे जब वो ये सारी कंडीशन करेगी। हम एक एंटिटी को एज अ स्टार्टअप तभी कंसिडर करेंगे जब वो ये सारी कंडीशन करेगी। पहला, हम उसको स्टार्टअप का टैक्स सिर्फ 10 ईयर्स के लिए देंगे, 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। आपके कंपनी चालू होने के या आपका बिजनेस चालू होने के लिए, चालू होने के सिर्फ 10 ईयर्स तक आपको स्टार्टअप का टैग मिल सकता है, स्टार्टअप का बेनिफिट मिल सकता है। आफ्टर 10 ईयर्स आपको स्टार्टअप का बेनिफिट। उसके बाद यू आर इनकॉर्पोरेटेड ईदर एज अ प्राइवेट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, और एज अ पार्टनरशिप फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट, और एज एन एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट। या तो आप एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होने चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट, या तो आप एज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होने चाहिए अंडर पार्टनरशिप एक्ट, या तो आप एज एन एलएलपी रजिस्टर होने चाहिए अंडर एलएलपी एक्ट। आप अगर ट्रस्ट के फॉर्म में है तो आपको स्टार्टअप का टैग नहीं मिलेगा। आप अगर पब्लिक कंपनी के फॉर्म में है तो आपको स्टार्टअप का टैग नहीं मिलेगा। लिस्टेड कंपनी को तो कतई नहीं मिलेगा। आप लिस्टेड है, आप कैसे बोल रहे हैं कि आप स्टार्टअप है? कैसी बात कर दी आपने? तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म को स्टार्टअप का टैग मिल सकता है बाय डीपीआईआईटी। नेक्स्ट, योर टर्नओवर should not exceed 100 करोड़। आपका टर्नओवर सालाना 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको स्टार्टअप का टैग नहीं मिलेगा। एंड तीसरा, आप कुछ इनोवेशन कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आप ऐसे प्रोडक्ट बना के नहीं बोल सकते कि मेरा स्टार्टअप है। नो, यू शुड बी, आप गवर्नमेंट को प्रूव कर पाओ कि आप कुछ इनोवेशन कर रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग न्यू, यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, एंड योर बिजनेस इज स्केलेबल। आपके बिजनेस में पोटेंशियल है, ग्रोथ है, आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, आप जॉब दे रहे हो, आप बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, वेल्थ क्रिएट करोगे कि हाँ आप इनोवेशन कर रहे हो तो ही आपको गवर्नमेंट एज ए स्टार्टअप रजिस्टर करेगी। तो यू हैव टू बी वर्किंग टुवर्ड्स सम इनोवेशन और सम डेवलपमेंट। या तो इनोवेशन कर रहे हो या तो डेवलपमेंट कर रहे हो, जरूरी नहीं है नया होना चाहिए। अब मान के चलो भाई, ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी ऑलरेडी था, बिग बास्केट पहले से था, अब आपने स्विगी इंस्टामार्ट बनाया, तो क्या वो इनोवेशन नहीं है? वो क्या वो स्टार्टअप नहीं है? वो भी है स्टार्टअप, क्योंकि अपन वहां पर अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इधर इनोवेशन और डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल यानी कि ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाँ होप है, ग्रोथ है, आप ऊपर लेके जा सकते हो उस बिजनेस को विद हाई पोटेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। जिस हाई पोटेंशियल होना चाहिए कि आप फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करोगे, तो ही आपके एंटिटी को एज अ स्टार्टअप provided that entity formed by splitting up or reconstruction will not be considered as startup। मान के चलो हीरो होंडा बेस्ट एग्जांपल है। हीरो होंडा पहले सेम कंपनी थी, राइट, फिर उसको अलग अलग कर दिया गया, हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई। तो अब हीरो अलग हो गई, मान के चलो वैसे तो वो बहुत पुराना है, लेकिन अपन एक, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कंपनी है अभी अभी हमने बनाई, ठीक है, उसका टर्नओवर मान के चलो 100 करोड़ से ऊपर है, फिर अपन ने उसको तोड़ करके दो छोटी छोटी कंपनी बना दी, एक हीरो अलग कर दिया, होंडा अलग कर दिया। अब मान के चलो, अब वैसे तो बहुत पुराना है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी अभी हुआ है,
10 साल पुरानी कंपनी नहीं है, 10 साल से नई नवेली कंपनी है, टर्नओवर मान के चलो दोनों का अलग अलग 100 करोड़ से कम है, तो भी क्या हम उन दोनों को एज अ स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर आप एक कंपनी को स्प्लिट करके 2 कंपनी बनाते हो या एक बिजनेस को स्प्लिट करके 2 बिजनेस बनाते हो ना, तो आपको एज अ स्टार्टअप नहीं, नॉट रजिस्टर अ स्टार्टअप बाय स्प्लिटिंग अप एन एंटिटी। एक एंटिटी को, एक बिजनेस को आप स्प्लिट करके तो अलग अलग बिजनेस बना के आप उसको एज अ स्टार्टअप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको कल की क्लास से पहले रिवाइज करके आना होगा। स्टार्टअप ये पूरा याद करना होगा आपको, ये डेफिनेशन एज इट इज याद करना होगा, ये वाली डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। स्टार्टअप की डीपीआईआईटी ने ये डेफिनेशन दिया है, कौन कौन सी एंटिटी को हम एज अ स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हैं। सिर्फ 10 साल के लिए आपको स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हैं। आप या तो एलएलपी होने चाहिए या पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ना, पब्लिक कंपनी को स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं मिलता है, लिस्टेड कंपनी को स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं मिलता है। आप प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए या एलएलपी होनी चाहिए या पार्टनरशिप फर्म होने चाहिए। आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड आप कुछ काम का चीज कर रहे हो, फालतू के प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो। जैसे वो सिपलाइन वाला भी क्लास के बाद तुरंत यूट्यूब में देखना है, इसमें आवाज नहीं आ रही थी। अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक सिपलाइन करके सर्च करना, शार्क टैंक सीजन 1 मिल जाएगा, उसको देखना आप लोग। कि आप कुछ भी प्रोडक्ट बना के ये नहीं बोल सकते हम इनोवेशन कर रहे हैं, नहीं। आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए, या आप डेवलपमेंट कर रहे हो या इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप लोगों का भला कर रहे हो, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, तो आपको एज अ स्टार्टअप रजिस्टर किया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड अगर आप एक कंपनी को स्प्लिट करके 2 कंपनी बनाते हो, तो वो स्प्लिट करके आप स्टार्टअप नहीं बना सकते, स्प्लिट करके आप स्टार्टअप रजिस्टर नहीं कर सकते। दैट्स ऑल अबाउट दी स्टार्टअप की डेफिनेशन की स्टार्टअप किसको बोलते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक था, मैंने आपको स्टार्टअप्स के बारे में काफी सारे ज्ञान दिया, नॉलेज दिया। शार्क टैंक के 2-3 एपिसोड प्लीज देख लेना, वो सिपलाइन वाला देख लेना जो मैंने बताया, और हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा और बहुत इंपॉर्टेंट हमने स्टार्टअप की डेफिनेशन पढ़ी। कल हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। जल्दी से बताओ, एनी डाउट? Remember, नहीं 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 नहीं, नो नो नो। directly write according to TII. हाँ हाँ, यस, यू नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं करना। According to TII and 3. हाँ, yes. One doubt. It is from which topic? I will solve it. It is not related to startup now. I will see just after the lecture and I'll solve it. मैम इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप कुछ सोशल वेलफेयर भी कर रहे हो, आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो दैट कैन बी स्टार्टअप। मोस्टली स्टार्टअप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, तो बट ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होना चाहिए। नो, नथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स नथिंग लाइक दैट कि टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, हाँ कशिश। हाँ हाँ हाँ, वो अमेंड हो चुका है। कौन से एलएलपी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, पहले 180 डेज था, फिर वो अमेंड हो चुका है, तो अमेंड होके ना वो 120 डेज हो गया है, तो आप उसको अमेंड कर लेना। हाँ, वो अमेंडमेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल मिलेंगे, कल अपन कंपनी लॉ में जनरल मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, और एलएलपी में, सॉरी एलएलपी बोल रही हूँ, एसबीआईएल में हम लोग स्टार्टअप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। सी यू ऑल टुमारो। टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।